गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ पढ़ेंगे पर्वत प्रदेश में पावस। ये एक बहुत सुंदर कविता है जिसको सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। प्रस्तुत जो कविता है ये एक पर्वतीय प्रदेश में जो वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी पर्वतीय प्रदेश जो होता है वहाँ पे जब वर्षा ऋतु आती है, उसका वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो पर्वत जो है, पर्वतीय जो प्रदेश है उसमें किस प्रकार की जादूगरी चलती है। जादूगरी मतलब क्षण क्षण में जो वहाँ पे प्रकृति है अपने कितने रूप बदलती है। देखिए, लकीली आप और हम सब पर्वतीय प्रदेश में ही हैं। कश्मीर की बात करें, वैली में ही हैं, तो हमारे लिए पोएम समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू कोई ऐसा बच्चा जो राजस्थान में बैठा है। उसके लिए ये वाक्य में जब वो ये पोएम पढ़ेगा तो ये जादूगरी लगेगी उसे, है ना, कि जो पर्वत प्रदेश होते हैं, पर्वतीय जितने भी इलाके होते हैं, क्या वहाँ पे वाक्य में ऐसा वर्षा ऋतु जो होती है ऐसे रंग दिखाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे वर्षा ऋतु में होने वाले प्रकृति में क्षण क्षण में जो रूप बदलते हैं। अब मैंने कहा जादूगरी वर्ड यूज़ किया, तो कहने का तात्पर्य ये, देखिए बेटा, अचानक से आप देखेंगे यहाँ पे कभी भी बारिश आ जाती है, अचानक से बादल घिराते हैं और अचानक से फिर बारिश के बाद धूप हो जाती है। मतलब ये क्रम जो है ये चलता रहता है जब वर्षा ऋतु होती है ना। तो ये बेसिकली पहाड़ों में वर्षा का जो मौसम है, वर्षा ऋतु का जो मौसम है वह ऐसा ही होता है। कवि ने ऐसे ही अपनी एक अनुभूति को कविता के रूप में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने तालाब और झरनों का बड़ा ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है इस कविता में। कवि ने पहाड़ों को, जो पहाड़ है, उसे मानवीकृत रूप दिया है। और मानवीकृत क्या होता है मैं बता चुकी हूँ, मानवीकरण अलंकार। मानवीकृत मतलब जब हम चेतना का आरोप करते हैं किसी में। चेतन क्या होता है? जड़ होता है जिसमें कोई हलचल नहीं होती, मृत्यु, है ना, मतलब स्थिर। पर चेतन जो उसका ऑपोजिट है, जिसमें जीवन होता है। तो यहाँ पे प्रकृति के जो विभिन्न अपादान हैं, पहाड़, झरने, है ना, बादल, इनमें यहाँ पे कवि ने मानवीकरण का आरोप किया है। उसे ऐसे ट्रीट किया है जैसे कोई मानव होता है, जैसे मानव की इच्छाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वैसे ट्रीट किया है। वृक्षों का वर्णन करते हुए उन्होंने मन की आकांक्षाओं को मूर्त रूप में यानी साकार रूप में अभिव्यक्त किया है। तो चलिए अब हम कविता शुरू करने से पहले कवि परिचय जान लेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कसौनी गांव में इनका जन्म हुआ। इन्होंने बचपन में ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। स्कूल में 7 वर्ष में इन्हें पहला पुरस्कार मिला था, और किंतु स्थायी रूप से, है ना, जब बड़े हुए तो साहित्य सृजन करना इन्होंने 1913 में आरंभ किया। इनकी जो कविताएं हैं वह उसमें प्रकृति प्रेमी कवि माने जाते हैं। रहस्यवाद की अनुभूति मिलती है। मार्क्स, महात्मा गांधी, है ना, आदि के जो दर्शन यानी आदि के विचारधारा से ये प्रभावित दिखते हैं। वो उनकी इस प्रभाव जो इनका है ना, इम्पैक्ट जो है उनका, वो इनकी कविताओं में दिखता है। देखिए, इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले। इन्हें पद्म भूषण मिला था, ठीक है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कई ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला। और इनकी जो मुख्य कृतियां हैं, लाइक जो बहुत फेमस कृतियां हैं, वो वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन, ये सब हैं। 28 दिसंबर 1977 को इनका देहांत हो गया। ये तो था कवि परिचय। अब हम आपको बताएंगे कविता या काव्यांशों की व्याख्या जो है शब्दार्थ के साथ साथ। बेटा, पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत आपको पता है, पहाड़ी इलाका। प्रदेश भी पता है। पावस का क्या अर्थ होता है? पावस जो है ये पर्यायवाची है। किसका? पावस शब्द जो है वर्षा का पर्यायवाची है, ठीक है। तो यानी कि वर्षा ऋतु। तो पर्वत प्रदेश में क्या? वर्षा ऋतु। अब देखिए, पर्वत प्रदेश में जब वर्षा ऋतु आती है तो कवि के अनुसार क्या होता है। और ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ये आपके लिए नई नहीं होंगी, क्योंकि आप इसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली लाइन, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु थी, यानी कौन सी ऋतु थी? वर्षा ऋतु थी। कहाँ पे?
पर्वत प्रदेश में, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, पल पल यानी हर क्षण परिवर्तित यानी परिवर्तन हो रहा था। किसमें, प्रकृति यानी नेचर के वेशभूषा में। जैसे कपड़े कोई चेंज करता है ना बार बार, वैसे प्रकृति जो है अपनी वेशभूषा जो है बदल रही थी। किसके आने के बाद, पावस ऋतु के आने के बाद। यानी जब पहाड़ों में वर्षा ऋतु आती है तो पहाड़ों की सुंदरता जो है कैसी होती है, इन 2 लाइनों में ये बताया गया है। नेक्स्ट, मेखला आकार पर्वत अपार। मेखला आकार क्या होता है, देखिए मेखला आकार क्या होता है, करघनी के आकार की तरह। अब करघनी क्या होता है, देखिए बेटा, आपने देखा होगा कमर में जो आभूषण बांधते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा साउथ साइड में, है ना, उड़ीसा, मध्य जो हमारा मिडल इंडिया है, वहाँ पे कमर में जो है वो मेखला आकार यानी, है ना, पूरे जैसे आप मान लीजिए वैसा उबड़ खाबड़, है ना, वो एक आभूषण होता है जो कमर में पहना जाता है। तो यहाँ पे पर्वतों के लिए वो मेखला आकार की बात की गई है। यानी जो पर्वतों का रूप है वो कैसा है, आपने देखा है ना, पर्वत जो है कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होते ना, ऊपर ऐसे, है ना, ऊपर नीचे, आप समझ रहे होंगे, जिगजैग में होते हैं, ठीक है। तो मेखला आकार पर्वत अपार, यानी पर्वत जो थे वो कैसे थे, अपार मतलब विशाल, ठीक है। तो वो उस आभूषण के जैसे ऊपर नीचे ऐसे से करके थे, ठीक है। अपने शहर से दुर्ग सुमन फाड़, अपने मतलब पर्वत जो हैं। अब यहाँ इस पैराग्राफ में वर्षा ऋतु के साथ साथ पर्वतों में जो है ना, पर्वतों की सुंदरता का वर्णन हो रहा है। कहते हैं कि अब पर्वत जो है, पहाड़ जो है, अपने सहस्र यानी हजार, दुर्ग होता है आंखें, क्या होता है, आंखें, और सुमन का अर्थ होता है फूल। यानी पर्वत जो है अपनी 1000 आंखों से देख रहे हैं। 1000 आंखों से, अब पर्वतों की तो आंखें नहीं होती ना, पर्वतों के में क्या खिलते हैं, फूल खिलते हैं, है ना। तो इन फूलों को यहाँ इन सुमन रूपी दुर्ग यानी सुमन रूपी यानी फूल रूपी आंखों से जो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ जो है मेखलाकार है, ठीक है, और उसमें पहाड़ की 1000 आंखें हैं। 1000 आंखें क्या हैं यहाँ पे, वो फूल जो पर्वतों में खिले हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि पर्वत जो है अपनी 1000 आंखों से निहार रहा है, फाड़ मतलब देखना किसी को, ठीक है, और अवलोकन कर रहा है बार बार। अवलोकन का अर्थ होता है देखना किसी को, निहारना, ठीक है। और किससे निहार रहा है पर्वत, अपनी 1000 आंखों से। और 1000 आंखें क्या है, पुष्प, यानी पहाड़ों में जो पेड़ हैं, पेड़ों में जो फूल खिले हुए हैं, वो ऐसा लग रहा है, कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है उन फूल रूपी आंखों से जो पहाड़ है वो निहार रहा है, किसे, नीचे जल में निज महाआकार। यानी अब वो पर्वत जो है नीचे झांक रहे हैं। निज होता है अपने आप को, अपना महाआकार होता है बड़ा विशाल आकार, ठीक है। तो किसको देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं नीचे से। हाँ, क्यों नीचे में क्यों झांक रहे हैं, नीचे है क्या, बेसिकली नीचे चरणों में पलाताल, क्योंकि पहाड़ों के नीचे क्या होती है, हमेशा आपने ऐसे पहाड़ी एरिया देखा होगा कि पहाड़ों के नीचे से नदी बहती है, तो जिसके चरणों में पलाताल, यानी अब पहाड़ों के चरणों में क्या है, ताल, और ताल क्या होता है, एक तालाब, ठीक है। तो उन 1000 आंखों से पहाड़ जो है अपने आप को अवलोकन कर रहा है, देख रहा है, और कहाँ देख रहा है, नीचे झांक रहा है, और नीचे क्या है, एक ताल है, तालाब है, दर्पण सा फैला है विशाल। अब तालाब कैसा फैला है, दर्पण क्या होता है, दर्पण होता है आईना, शीशा, है ना। तो दर्पण सा फैला है विशाल। अब कौन विशाल फैला है, तालाब, ठीक है, ताल जिसकी बात की, कहाँ फैला है, पर्वत की तलहटी पे, यानी पर्वतों के नीचे, ठीक है, तल, ठीक है, जहाँ तल मतलब पैर, जहाँ जैसे पैर होते हैं नीचे, ठीक है। तो एक बार फिर मैं इस पैरे की व्याख्या आपके साथ करूंगी।